नचनिया हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर में 2-3 महिला को लाओ, टाली पे नचवाओ, तुम गाओ, वो नाचेंगी सब, तुम गाओ। यहाँ पढ़ने के लिए चला हो यार? नौकरी से ज्यादा वो तुम्हारे घर की महिलाएं कमाएंगी सब, टाली पे नाचेंगी सब। तो मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती कि भारत के प्रधानमंत्रियों को ये इटली की महिलाएं क्यों पसंद आती है? ऐसा क्या है इटली में? मैं भी गया हूँ इटली, मतलब ऐसी कोई महक तो नहीं है। इन विशेष प्रकार के इन्फ्लुएंसर टीचर्स को YouTube पर बच्चों से फीस की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि YouTube के व्यूज से पैसा ये कमाते हैं। एक घंटे के वीडियो में 40-40 मिनट तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पसंदीदा एक्टर, अपने कपड़ों, अपने कमेंट। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महान विभूति के ऊपर, जिनका नाम है खान सर। 5 सितंबर आया और उस दिन शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, और खान सर को उस सूची में ना पाकर मुझे हृदय की अतल गहराइयों से अत्यंत ही दुख, विषाद, पीड़ा, कष्ट, यातना, प्रताड़ना और पता नहीं जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं वो हुए। इसके बाद हमारे देश में कोचिंग का एक दूसरा मॉडल आता है, जिसमें YouTube पर बहुत सारे शिक्षक छात्रों को सरकारी नौकरी की तैयारी कराते हैं। भारत में 8052 कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिनका अपना YouTube पर खुद का अकाउंट है। कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो बहुत ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते भी हैं, जिसमें शिक्षक आते हैं, शालीनता के साथ विषय पर, ग्राफिक्स के साथ सब कुछ समझाते हैं, विषय पर रहते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। भारत के गाँव में आज भी कोचिंग संस्थान जैसी सुविधा कई जगहों पर नहीं है, और जब वहां पर पढ़ाई का वही स्तर है जहां पर बच्चों को लाभ नहीं हो रहा है, तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों में उच्च शिक्षा हासिल करना मुश्किल है। ऐसी परिस्थितियों में ये ऑनलाइन शिक्षक जो क्रेडिबल तरीके से बच्चों को हर चैप्टर के बारे में एक वीडियो बनाकर समझाते हैं, ये हमारे युवाओं के लिए वरदान है, और बहुत सारे शिक्षा यूट्यूब पर इस शिक्षा को आसान भी बना रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि इनको कितने व्यूज मिलते हैं और कितने ऐसे लोगों को व्यूज मिलते हैं जो सिर्फ पढ़ाई कराने का नाटक करते हैं। लेकिन सवाल तो उन शिक्षकों को लेकर है जो खुद YouTube पर अपने वीडियोस में अलग अलग चीजें दिखाते हैं। वो कहते हैं अपने YouTube वीडियो में कि हम कपड़े रिपीट नहीं करते। एक बच्चा कह रहा है कि आपकी शर्ट रिपीट है, अगर कोई ये दिखा दे कि इस चैनल पे ये शर्ट पहले है तो मैं ऐसी 15 शर्ट उसके घर पे भेजूंगा। चैलेंज के साथ कहता हूँ, YouTube पे मैं कोई कपड़ा रिपीट नहीं करता, ध्यान रखना इसका। अरे कहना क्या चाहते हो? वो बताते हैं कि उनके पास कितनी लग्जरी गाड़ियां हैं, जानते हैं? ये नए नए कपड़े, ये लग्जरी गाड़ियां किसके पैसे से आती हैं? उन मेहनती बच्चों के माँ बाप की ईमानदार कमाई से। और सारी दिक्कत यहीं शुरू होती है। इनमें से ज्यादातर इन्फ्लुएंसर टीचर्स ये बताते हैं कि वो बच्चों के किसी भी कोर्स का पैसा नहीं लेते। इन विशेष प्रकार के इन्फ्लुएंसर टीचर्स को YouTube पर बच्चों से फीस की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि YouTube के व्यूज से पैसा ये कमाते हैं। एक घंटे के वीडियो में 40-40 मिनट तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पसंदीदा एक्टर, अपने कपड़ों, अपने कमेंट। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती कि भारत के प्रधानमंत्रियों को ये इटली की महिलाएं क्यों पसंद आती है? ऐसा क्या है इटली में? मैं भी गया हूँ इटली, मतलब ऐसी कोई महक तो नहीं है। कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। ऐसे शब्द बोलते हैं जिनको हम टीवी पर दोहरा नहीं सकते हैं। साले नचनिया नाम रख ले सिंगर, नींद आती, लिखता है कि नाम है सिंगर। साले नचनिया हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर में 2-3 महिला को लाओ, टाली पे नचवाओ, तुम गाओ, वो नाचेंगी सब, तुम गाओ। यहाँ पढ़ने के लिए चला हो यार? नौकरी से ज्यादा वो तुम्हारे घर की महिलाएं कमाएंगी सब, टाली पे नाचेंगी सब। तो तुम अगर महीना भर नौकरी करोगे ना तो 30 से 40 हजार की उन लोग को क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। घर वाले से नचवा दो, 2-3 बार नचवाएगा तो काम हो जाएगा। बेवकूफ सब साला यहाँ आके नौटंकी करता है। सब पड़ोसी का औलाद है, सभी सब जितना हरामी टाइप का होता है सब बाप का नहीं है सब अपने। ऐसी भाषा बोलते हैं जो कि आप कम से कम कभी नहीं चाहेंगे आप या हम कि हमारे बच्चे इनसे सीखें। ये सिर्फ पढ़ाते नहीं है, ब्रांड बनाते हैं, क्लास नहीं लेते हैं, ये ऑडियंस बनाते हैं। ये सिर्फ छात्रों को नहीं देखते, ये स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स देखते हैं, व्यूज, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर, एंगेजमेंट, रीच, और इसका एक बड़ा खेल खेलते हैं। बताया जाता है कि बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहे हैं, हम शिक्षा का लोकतांत्रिकरण कर रहे हैं, हम गरीब बच्चों के मसीहा हैं, व्यवस्था के खिलाफ हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इस मुफ्त शिक्षा का असली बिजनेस मॉडल क्या है। YouTube पर कुछ भी मुफ्त नहीं होता। अगर आप फीस नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कमाई नहीं हो रही। मतलब सिर्फ इतना है कि भुगतान का तरीका बदल गया है। पहले छात्र फीस देते थे, अब छात्र अपना समय देते हैं। पहले पैसा जेब से जाता था, अब पैसा आपके स्क्रीन टाइम से बनता है। कई बार इनकी पढ़ाई तो 10% भी नहीं मिलती, जो मिलती भी है उससे छात्रों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। हम एक बार फिर से ये बताना चाहते हैं कि ऐसे अनेकों ईमानदार YouTube टीचर्स हैं
जो चैप्टर के बारे में पढ़ाते हैं और इस तरीके से पढ़ाते हैं जिससे बच्चे को उस चैप्टर के बारे में सब कुछ समझ में आ जाए, आसान सरल भाषा में। लेकिन जानते हैं ऐसे टीचर्स को बहुत व्यूज नहीं मिलता है, वो आज भी व्यूज के लिए स्ट्रगल करते हैं। यही से बिजनेस मॉडल निकलता है जिसमें कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम उटपटांग बातें बोलेंगे तो उसको शेयर किया जाएगा, हम उटपटांग बातें बोलेंगे तो उसको सुनने के लिए लोग आएंगे। ऐसे टीचर्स जो नीचे कमेंट बॉक्स में क्या क्या लोग लिख रहे हैं उसको विषय बना देते हैं और उस पर अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और सवाल यही है कि अगर शिक्षा धीरे धीरे प्रदर्शन में बदलने लगे, अगर टीचर फटी जीन्स के साथ उछल कूद करने लगे, अगर कोई टीचर अब शब्दों का इस्तेमाल करे, कभी किसी को डांटे, कभी किसी को गाली दे, तो क्या ये हमारे बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं? 1 जून 2026 को बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती की परीक्षा के नतीजे आए 19,838 पदों पर। लेकिन बिहार के सिर्फ 2 कोचिंग संस्थानों ने यह दावा कर दिया कि उनके यहां से 22,000 युवा इस परीक्षा में पास हुए। 12,000 से ज्यादा रिजल्ट आया। हमारे पास भी आंकड़ा आया है 10,000 के आसपास। अब चमत्कार यह है कि इस परीक्षा में चयन ही 19,838 उम्मीदवारों का हुआ, लेकिन कोचिंग संस्थानों ने 22,000 से ज्यादा छात्रों को पास करा दिया है। और ये आंकड़े भी पटना के सिर्फ 2 कोचिंग संस्थानों के हैं। बिहार के ही कई और कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उनके यहाँ 15, 20, 100 छात्र इस परीक्षा में पास हुए। आपने चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है। पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे, 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होकर रख गया यहाँ पर। FIR में उन्होंने फायरिंग का आरोप नहीं लगाया है। प्रथम दृष्टया इन लोगों को लग रहा था कि शायद फायरिंग हुई है, लेकिन फुटेज को काफी बारीकी से देखा गया तो अब तक कोई फायरिंग पुष्टि नहीं हुई है और इसलिए FIR में उनके द्वारा फायरिंग का आरोप नहीं लगाया गया है। आप यकीन मानिए, अगर कश्मीरी पंडित की जगह कश्मीरी दलित होते तो कोई नहीं पूछता। आवाज भी उठ रहा है ना, तो उसके आगे बात शब्द लगाना पड़ता है पंडित। अंजना ओम कश्यप ने कुछ कोचिंग माफिया में बैठे हुए लोगों के ऊपर कुछ बातें क्या कह दी, तमाम पत्रकारों के ऊपर ऐसे ही तथाकथित पत्रकार के ऊपर ये जो तथाकथित कोचिंग गुरु टूटे हैं कि भैया ऐसा लग रहा है कि वही शिक्षा दे रहे हैं, वही दीक्षा दे रहे हैं, उन्हीं के भरोसे ब्रह्मांड चल रहा है। लेकिन खुद उनके पास्ट क्या क्या कहते हैं, कुछ लोगों के नाम लूंगा और आवश्यक है कि आज इस पर व्यापक चर्चा हो। गुरु का काम है, अगर आप गणित के शिक्षक हैं आप गणित पढ़ाइए, आप स्टूडेंट का हित, अगर पेपर लीक है, कोई बात हो रही है तो भी आप करें, आप सरकार को भी क्रिटिसाइज करें। लेकिन जब आप एजेंडा ड्रिवन वो 16, 17, 18 साल के बच्चे के दिमाग में कहे सड़क पर उतरिए, प्रोटेस्ट कीजिए, लड़ाई कीजिए और उसका मिसयूज करके आप खेल कुछ और खेलना चाहें तो ये शिक्षा की लड़ाई नहीं, ये फिर कुछ और है। अगर आपके क्लासरूम में जातियों पर चर्चा होने लगे, कई गुरु हैं, पहले इस लिस्ट में पहला ही नाम आते हैं मिस्टर खान। इन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की जगह कश्मीरी दलित होते तो मिस्टर खान मैं आपकी वीडियो नहीं चला रहा क्योंकि मुझे आपका तो एक तो टोन पसंद नहीं है, हम अंजना ओम कश्यप पर भी आएंगे। तो मिस्टर खान साहब क्या कह रहे हैं कि कश्मीरी दलित की जगह कश्मीरी ब्राह्मण की जगह कश्मीरी दलित होते तो क्या? ये बात सही है। कश्मीरी दलितों को 70 साल से कोई आरक्षण नहीं था, 70 ईयर्स तक, ठीक है, 70 ईयर्स तक कोई आरक्षण नहीं था। आपने आवाज नहीं उठाई, कांग्रेस पार्टी ने आवाज नहीं उठाई, किसी के मुंह में चू नहीं हुआ। हां, 1993 में हिंदू ब्राह्मण उनके ऊपर सिर्फ अत्याचार नहीं हुए, जघन्यतम अपराध हुआ। महिलाओं को आरा मशीन पर बलात्कार के बाद बैठ रख के चीर दिया गया, ठीक है। तो आप आ गए यहां भी दलित और ये खेलने, ये गुरु का काम है। मित्रों, ये पूरी लड़ाई छात्रों की भीड़ इकट्ठा करने की है। किसके कोचिंग सेंटर में कितनी भीड़ होती है, असल झगड़ा इसी बात का है। फैजल खान और रोशन आनंद के बीच ये विवाद आज का नहीं है। जब से मुसहलपुर में फैजल खान ने कोचिंग सेंटर खोला तब से ये संघर्ष चलता आ रहा है। 2019 में इसी जगह पर बमबाजी हुई थी, तब भी दोनों पक्षों की ओर से मामले दर्ज करवाए गए थे, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस साल भी सरस्वती पूजा के दिन बम फटने की खबर आई, तब भी दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे।
बात आई गई हो गई। लेकिन सोचिए इस कोचिंग वॉर में अगर बम चल जाता, किसी छात्र की जान चली जाती तो क्या होता? क्या कोई इसकी जिम्मेदारी लेता? लिख कर ले लीजिए। तब भी दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहते। मित्रों, इसी वजह से हमने कोचिंग सेंटर चलाने वाले कुछ अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा।